मेरे साथ बहुत जाने माने विशेषज्ञ अर्थ मामलों के फॉर्मर फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह साहब जुड़ गए। सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। चेहरे पे आपके मुस्कुराहट देख रहा हूँ, शायद बिहार को बहुत कुछ मिला है, आपके गृह राज्य को कैसे देखना चाहेंगे? मैं बिहार से शुरू कर रहा हूँ, फिर और सवाल करता हूँ आपसे। आप एक तो धन्यवाद, ज़रूर मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है आप उसे पहचान गए हैं। दो महत्वपूर्ण कारण से ये मुस्कुरान था जी। एक तो बिहार के होने से एक हर्ष है, बिहार के ऊपर ध्यान जो वित्त मंत्री ने दिया है, जो कई सरकार ने वादे करके नहीं दिए वो अब उसको हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि बिहारी होने के नाते मेरे चेहरे पे आपने मुस्कुराहट देखी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मुस्कुराहट है, बिहार भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन बिहार के विकास के अतिरिक्त जो भारत के विकास के लिए इस बजट के माध्यम से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। जी ज़रूर। चर्चा हो रही है कि आम आदमी के समक्ष उनकी जो आय है वो उसमें एक नई वृद्धि, उनकी जो क्षमता है कि अब खर्च कर सकें, जिस भी वस्तु पे खर्च कर सकें। जो इनकम टैक्स के स्लैब में इतना महत्वपूर्ण और क्रांतिपूर्वक परिवर्तन आया है, मैं तो देख रहा हूँ कि कितने बजट के विश्लेषण रहा हूँ। कभी मैंने भी अनुमान नहीं किया था कि 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगी और 12 लाख के अतिरिक्त उनके ऊपर भी इतने महत्वपूर्ण स्लैब्स में परिवर्तन हुआ है कि वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ की जो उन्हें घाटा है उसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन आप देखें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ और उन्होंने प्राप्त किया है जी। 1 लाख करोड़ के छूट के अतिरिक्त जो बजट के साथ उन्होंने एक फिस्कल कंसोलिडेशन स्टेटमेंट दिए हैं, उसके अनुसार फिस्कल डेफिसिट में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। फिस्कल डेफिसिट आगे आने वाले दिनों में 4.5 का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति कर रहे हैं। ऋण जिसके संबंध में लोग चिंता व्यक्त करते हैं कि ऋण बहुत बढ़ गया है, और जो उन्होंने चार्ट दिया है आने वाले दिनों में अगर 10% भी नॉमिनल वृद्धि हुई जीडीपी की, तो स्वाभाविक है कि ऋण की जो भार है जीडीपी के ऊपर वो भी एक नीचे के रास्ते पे है। तो आप जी में इतनी राशि की छूट देने के साथ साथ जो फिस्कल डेफिसिट का बर्डन है, उस फिस्कल डेफिसिट के बर्डन को बर्दाश्त करते हुए भी जो लक्ष्य है फिस्कल डेफिसिट के ऊपर और ऋण का जो लक्ष्य है उसमें ये दोनों महत्वपूर्ण इनका योगदान है। और इनके साथ साथ अगर लें तो आप समझ सकते हैं कि एक दृष्टिकोण से ये एक क्रांतिपूर्वक बजट है। सिंह साहब किस रूप से क्रांतिपूर्वक? जी किस रूप से क्रांतिपूर्वक है ये आप कुछ कह रहे थे? जी सिंह साहब, एक सवाल ये कि जो 6.3 से 6.8% का ग्रोथ रेट की बात की गई है इस बजट में, वो क्या अहम ऐसे आपको ये दिशा दिखती है जिससे ये ग्रोथ रेट या ग्रोथ ओरिएंटेड बजट लगे और उसमें बल मिले? आप देखें 4 दृष्टिकोण से। एक तो जो राहत मिली है आम आदमी को, जो ऋण जो बजट और टैक्स की जो वृद्धि हुई उसमें आम आदमी के कंजम्पशन पे इसका सीधा असर पड़ेगा। ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप देखें इन्वेस्टमेंट रेशियो को बढ़ाना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट रेशियो ज्यों को त्यों है। इन्वेस्टमेंट की वृद्धि के लिए उन्होंने बजट में कई चीज़ों का उल्लेख किया है, उसके ऊपर आप
का ध्यान आकर्षित करें। कृषि क्षेत्र में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश किस प्रकार हो सके उसका उल्लेख किया है। पल्सेस में हम लोग आत्मनिर्भर बन सकें उसका उल्लेख किया है। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के उल्लेख उन्होंने किया है, जहां से बहुत ग्रोथ मल्टीप्लायर्स की प्राप्त हो सकती है। अर्बन सेक्टर के ऊपर उन्होंने जो उल्लेख किया है, आप अगर इन सब चीज़ों को जोड़ें तो जो ग्रोथ रेट का अनुमान है, जो कल के इकोनॉमिक सर्वे में जिसका उल्लेख था, उस ग्रोथ रेट की पूर्ति में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और साथ साथ जो मैं कह रहा था कि ग्रोथ के अतिरिक्त जो उन्होंने फिस्कल डेफिसिट के ग्लाइड पाथ के ऊपर उन्होंने जोर दिया है, जो ऋण की जो बर्डन है उसको भी कम करने के ऊपर, ऋण मने भारत सरकार की ऋण मने सब कुछ ऋण को जोड़ते हुए, और इतनी बड़ी टैक्स के ऊपर राहत, तो इन सभी दृष्टिकोण से आप देखें तो एक यह क्रांतिपूर्वक बजट है। जी सिंह साहब, एक छोटा सा चीज़ और पूछना चाहेंगे। हम लोग जब बजट एक्सपेक्टेशंस पे शो करते हैं लगातार पिछले एक महीने से बजट की तैयारी में, दो चीज़ें बार बार निकल कर आती हैं हर व्यक्ति के मुंह से। पहला, महंगाई से लड़ना है, और दूसरा, रोज़गार के साधन उपलब्ध हो। महंगाई को लेकर तो आपने समझाया कि किस तरीके से टैक्स स्लैब में क्रांतिकारी बदलाव लाकर एक मदद करने की कोशिश की गई है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या रोज़गार के साधन खासकर युवाओं के लिए, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, जो अभी कॉलेजेस में हैं, वो उनको कितनी मदद करेगा ये निर्मला जी का बजट? मेरे जानते उसका उल्लेख विस्तृत रूप से जी रोजगार के दृष्टिकोण के लिए जो उन्होंने स्किलिंग के ऊपर जोर दिया है, जो इन्होंने शिक्षा के ऊपर जोर दिया है, इन सभी को आप अगर लें, जो नए स्कॉलरशिप्स का उन्होंने जिक्र किया है, जो नए और पूंजी निवेश कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में उन्होंने जोर दिया है, उसके ऊपर टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान रहता है रोजगार, महत्वपूर्ण रोजगार के लिए उन्होंने विशेषकर उसका उल्लेख किया है। तो आप इन सब चीज़ों को अगर एक संपूर्ण रूप से देखें तो रोजगार के लिए यह बजट जो है वह एक रोजगार के दृष्टिकोण से भी एक क्रांतिकारी बजट होगा। आप देखें कि दूरदर्शियाँ कितने रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसके ऊपर, ऊर्जा के ऊपर बहुत इसका असर पड़ेगा। तो ऊर्जा, एनवायरनमेंट सभी के दृष्टिकोण से यह एक बहुत क्रांतिकारी आज उन्होंने घोषणा की है। न्यूक्लियर पावर के ऊपर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होगी, लोग, आपको स्मरण होगा कि लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए कहते थे कि उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य और योगदान था कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से एक न्यूक्लियर डील का उन्होंने समझौता किया। उस समझौता का आज तक कोई पॉजिटिव उसका नतीजा नहीं निकला, क्योंकि ये दो महत्वपूर्ण जो इंश्योरेंस के दृष्टिकोण से थे, जो दृष्टिकोण था पूंजी निवेश को कराना न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, आज उसका प्रथम बार निर्मला जी ने उल्लेख किया है। और साथ ही साथ उन्होंने जो उल्लेख किया है कि मॉड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट्स, क्यों मॉड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट्स, कि आगे आने वाले दिनों में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्राप्त करनी है तो ये ऊर्जा की और खपत बढ़ेगी। उस एनर्जी नीड को किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से उस एनर्जी नीड्स को मीट किया जाए। न्यूक्लियर एनर्जी विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। भारत पीछे था जी, और आज इस घोषणा के पश्चात एक न्यूक्लियर एनर्जी की प्राप्ति में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ओके, एक आखिर में, चूंकि ये बजट का फेवरेट क्वेश्चन है और सबसे हम लोग हर साल पूछते रहते हैं, एनके सिंह साहब, आपने लगातार देखा है इतने बजट, लास्ट ईयर भी मुझे याद है मैंने आपसे बात की थी बजट के बाद, और आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और इतने सारे बजट्स को देखते हुए इस बार इस बजट को आप कितने नंबर देंगे?
वुड यू से कि जैसा चिदम्बरम साहब का बजट बताया जाता था, एक बिग बैंग बजट, उस तरह का बजट है ये? मैं नंबर कभी नहीं दिया हूँ मैं इस पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दृष्टिकोण से आप देखें बदलते रहते हैं स्थिति, लेकिन मैंने कहा और उसी में जो मेरा विश्वास है, यह एक क्रांतिकारी बजट है। जी, क्रांतिकारी बजट है जो उन्होंने रियायत दिए है टैक्स में, उस दृष्टिकोण से नहीं, भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए जो हो रहे हैं और कई कदम, उसमें इसका एक क्रांतिकारी योगदान रहेगा। सिंह साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, क्योंकि आप वित्त आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था को चला चुके हैं, देख चुके हैं, लीड कर चुके हैं। इस बजट में निर्मला जी ने कहा कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत करना चाह रही हैं, NMM। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सरकार का खासा तवज्जो दिखा। हमारी अर्थव्यवस्था में हम लोग बहुत ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड हो गए थे। ये चीज़ जो सरकार पूरा इंटेंट जो दिखा रही है कि हम मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ना चाहते हैं, ये कितना पॉजिटिव कदम होगा 2047 के विकसित भारत वाले सपने को पूरा करने के लिए? यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। आप देखें, आप स्मरण करें, क्योंकि मैं तो बजट से आप समझें तो 1990 के पश्चात सभी बजट में किसी न किसी रूप से मैं जुटा हुआ था। तो आप स्मरण करें कि लोग कहते थे, एक आप देखें कटाक्ष के रूप में, कि भारत एक सॉफ्ट पावर और सर्विस सेक्टर हब बनेगा, चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। यह प्रथम कदम है जो हम लोग अब इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि दोनों में कोई दूराभास नहीं है। हम लोगों को सर्विस सेक्टर में जो हमारी वृद्धि है उसको बनाए रखना है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कोई दूराभास नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भी बनना आवश्यक है। चूँकि 1.4 बिलियन के लिए अगर रोज़गार और जो टेक्नोलॉजी हैं उसके फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में ग्रहण करना है, शिक्षा में जो परिवर्तन लाना है, स्वास्थ्य में जो परिवर्तन लाना है, तो उस दृष्टिकोण से दोनों का समन्वय, एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस और सर्विसेज में जो हमारी वृद्धि है उसको कायम रखना और सुदृढ़ बनाना, इन दोनों का समन्वय आवश्यक था, जो प्रकट है इस बजट में। जी, एक चीज़ और, ट्रंप साहब अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, वो टैरिफ की बातें कर रहे हैं। हम यहाँ पर इंडिया फर्स्ट की तरफ ऑलमोस्ट उसी लाइन पे सोच रहे हैं कि भाई हमारे देश में बनाओ और यहाँ से बना के बाहर बेचो। क्या आप कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं इस ग्लोबल इकोनॉमी में? आप देखें, पहली बात तो मैं एक हास्यप्रद रूप से कहूं कि जो आज ट्रंप साहब सोच रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत पहले सोच चुके थे। जी हाँ। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने घोषणा की थी कि हम आत्मनिर्भर भारत के तरफ प्रगति करें, तो पूरी दुनिया कह रही थी कि शायद हो सकता है भारत एक प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी के रूप जा रहा है, हो सकता है भारत ने मुंह मोड़ लिया है अपने कोई इंटरनेशनल पार्टनरशिप के ओर से। आज वही लोग कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट के ऊपर सराहना कर रहे हैं। इसका ऐलान तो प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है उसके ऊपर बहुत पहले कर चुके थे। और विकसित भारत के लिए यह आवश्यक है कि आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत के ऊपर एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। एक तो यह है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप साहब जो टैरिफ की बात कर रहे हैं, आप उसके दोनों पहलू देखें। हम लोगों ने एक सोच समझकर एक बहुत सल्तनित रूप से अपनी जो एक्सपोर्ट बढ़ाने की वृद्धि के बारे में, जिसका अभी के बजट में जिक्र है, क्योंकि हम जानते हैं कि यद्यपि इस साल
हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको लोग कहते हैं वो केवल 1.1% होगा। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है वो 2% से भी ज़्यादा बढ़ जाए। इसके लिए आवश्यक है कि एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर हम लोग विशेष कर ध्यान दें। इस बजट में जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने बल दिया है, टॉयज़, लेदर, जिनके ऊपर भारत का टेक्सटाइल्स, जिनके ऊपर हम लोग की एक कंपैरेटिव एडवांटेज लोग मानते हैं, उसके ऊपर बजट में दिया गया है। तो मेरे जानते आप देखें, ट्रंप साहब जो भी समझें मेक अमेरिका ग्रेट, यह बजट भारत ग्रेट पर जिसका कि ऐलान कुछ वर्ष पहले हो चुका था, उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा सकारात्मक इसका कदम है। जी, एक आखिर में सर जाते जाते सवाल, क्या मैं ये कहूँ जो टैक्स स्लैब्स में, वापस वहीं आ रहा हूँ जहाँ से हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी, जो टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए गए हैं इस नई रिजीम में, क्या ये आप मानेंगे ये बहुत, मतलब आपने कहा क्रांतिकारी है, पर मैं इसको और आगे ले जाके पूछना चाहता हूँ कि ऐसा टैक्स स्लैब में बदलाव शायद कभी किसी ने सोचा ही नहीं था जो इस बार हुआ है। तो आप देखें, लोग कहते हैं कि मैं राजस्व सचिव के रूप से चिदम्बरम साहब का स्मरण करें, जिसे लोग ड्रीम बजट कहते थे। उस ड्रीम बजट का मैं अंग था। मैं उस समय उसे ड्रीम बजट कहा क्योंकि उस समय के दृष्टिकोण से वो ड्रीम बजट माना जाता था। मैं उस समय ये कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि 12 लाख तक आप ज़ीरो टैक्स देंगे। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि जो नए टैक्स स्लैब आए हैं उसमें विभिन्न टैक्स स्लैब के ऊपर हर एक टैक्स स्लैब में लोगों की जो राहत मिली है, लोगों का जो कंजम्पशन पावर बढ़ा है, जो डिमांड में इसकी वृद्धि होगी, ऐसा किया जाए। इसीलिए सोच समझ करके ही मैंने इसे इस दृष्टिकोण से एक क्रांतिकारी बजट के रूप में मैंने इसका उल्लेख किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनके सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा आपने कहा कि एक क्रांतिकारी बजट और ड्रीम बजट है, पहले भी बजट कुछ ऐसे रहे जिन्हें ड्रीम बजट कहा गया, लेकिन वो उस समय की स्थिति को देखते हुए थे, और अभी की जो मौजूदा स्थिति है उसके हिसाब से ये एक क्रांतिकारी बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। लोगों के हाथों में पैसे होंगे, उनका स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। शुक्रिया एनके सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए।